नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th की जो सोशल साइंस है उसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज मैं आपको 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक ध्यानपूर्वक देख लिया तो आपका जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 3 मार्च को, वो पूरा आप कर करके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो अगर इस बार आप यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर बार पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए बिना बातचीत किए हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है कि फ्रांस की क्रांति का आरंभ कब हुआ। तो याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति का आरंभ 1789 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या भूमिका थी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की भूमिका क्या थी या किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण की जो भूमिका है वो ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो सर्वप्रथम हुआ था भैया फ्रांस में। ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो याद रखिएगा, नेपोलियन की जो पराजय है वो कब हुई थी। 1815 को नेपोलियन की पराजय हुई थी। ठीक है, अगला है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। 1915 ईस्वी में लौटे थे। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया ये आपको हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1920 में, कि 1927 में, कि 1930 में, कि 1935 में। सातवां क्वेश्चन आपका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़कर हुई थी। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अगला है चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। तो जो चौरी चौरा कांड है वो किस वर्ष घटित हुआ था। तो याद रखिएगा कि 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, और हर बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो महामंदी का जो प्रारंभ है वो सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका मुख्यालय आपका स्थित है न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। आज की क्लास के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी में से आपके 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्च को आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में यह सम्मेलन किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन आपका कौन सा नहीं है। जीवाश्म ईंधन जो है ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कपास की खेती के लिए मुख्य कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो याद रखिएगा कि कपास की खेती के लिए काली मृदा यानी काली मिट्टी जो है ये सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी गई है।
अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, यानी कि इन सब में से ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका भारत निर्यात नहीं करता, यानी अपने देश से दूसरे देश में भारत उसको नहीं भेजता है। तो याद रखिएगा कि उर्वरक को भारत अपने देश से दूसरे देश नहीं भेजता है। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है, तो भारत में परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया, 1953 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। पंचायती राज की स्थापना कब हुई, 1992 ईस्वी में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान भारत में जो है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विकसित देश है। ठीक है, विकसित देश बताना है तो जो फ्रांस है वो विकसित देश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है, यानी कि भारत में आप कितने वर्ष के हो जाएं तो आप वोट दे सकते हैं, मत दे सकते हैं। तो अगर 18 वर्ष के आप हो जाएं तो आप अपना मत यानी अपना वोट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो राज्यों के बीच का जो आदान प्रदान है उसे क्या कहते हैं। तो दो राज्यों के बीच का आदान प्रदान जो है वो राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय व्यापार। और अगर दो देशों के बीच में आदान प्रदान हो तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि काले दस्ताने वाली मुट्ठियाँ किसका प्रतीक है। तो काले दस्ताने वाली जो मुट्ठियाँ हैं ये किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा ये भैया रक्षा का प्रतीक होता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि 20 के 20 विकल्प आपके सही हो तो ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेंगे। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो याद रखिएगा भैया भारत में 28 संघीय राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि जो भारत के लोग हैं वो अपनी जीविका यानी जीवन यापन किस प्रकार से करते हैं। तो भारत के ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी जीविका कृषि के माध्यम से करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। तो याद रखिएगा इसमें जो है 22 भाषाओं का समावेश किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है। तो याद रखिएगा टिहरी बांध परियोजना जो है ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर, उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल इसमें से चना हो जाएगा। ठीक है, चना या फिर काला चना कह सकते हैं। ठीक है, चना या फिर काला चना जो होता है इसको रबी की फसल माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन सी रोपण की फसल है, यानी कि कौन सी फसल है जिसको रोपण किया जाता है, जिसको लगाया जाता है। तो याद रखिएगा गन्ने को हम रोपण की फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो याद रखिएगा कि जो भूदान आंदोलन है वो विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी तैयार जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद में आपका 35 नंबर प्रश्न है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज की सामग्री है। तो जो कोडरमा है वो याद रखिएगा कि अभ्रक की सामग्री है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है कि निम्न में कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो जो सौर ऊर्जा होता है ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला है कि निम्न में कौन सी खनिज आधारभूत है। ठीक है, तो आधारभूत जो खनिज है हमारी वो कौन सी होने वाली है, लौह अयस्क जो होता है ये आधारभूत खनिज होता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तमिल है, ईसाई है, सिंगली है कि मुस्लिम है। तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा सिंगली प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन संघीय राज्य नहीं है। तो याद रखिएगा कि संघीय राज्य इसमें से कौन सा होने वाला है, इसको आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, अगला है प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। तो जो प्रांत होते हैं उनका जो संचालन है वो कौन करता है, उनका संचालन जो है वो मुख्य मंत्री करता है। अगला है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, भारत में औरतों के लिए
आरक्षण की जो व्यवस्था है वो किसके द्वारा की गई, तो विधानसभा के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन आपका कि चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। तो चुनौतियों से जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, मजबूत होती है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक मात्रा में आपको रोजगार देता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन कौन है, पूंजी। यानी किसी भी चीज का अगर आपको उत्पादन करना है तो सबसे पहले उसमें आपको क्या करना होगा, पूंजी लगाना होगा, तभी आप उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1986 को। ठीक है, 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य कौन से हैं। यानी सबसे ज्यादा भारत में मृत्यु दर कहां पर होती है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, कि बिहार और गोवा में, कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में, या फिर सिक्किम और असम में। तो इसको आपको कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।